चलो बताओ कहाँ तक पढ़ाए थे? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हमारा पर्यावरण, यही रे, हमारा पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण, ये चैप्टर नंबर 8 है ना। आज ये लास्ट लेक्चर होगा। आज के बाद 3-4 टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है। अब मुंह फुला के नहीं बैठो, जो होमवर्क देते हैं होमवर्क कंप्लीट करके आया करो। ठीक है, अब मुंह फुला के बैठने से क्या होगा? ठीक है, अपना नोट्स देंगे दूसरे को। सर वहाँ ये ले रहा था ना, टेस्ट ले रहा था ना, उसके पास नहीं था तो वो जाने। अपना नोट्स, जो भी तुम्हारा नोट्स है वो तुम्हारा हथियार है, वो किसी के नहीं दो। अगर मान लो तुम अपना हथियार किसी दूसरे को दे देगी, अभी आएगा मान लो कि अगर युद्ध में जाएगी, हथियार नहीं रहेगा तो कैसे लड़ेगी? समझी? तो अपने पास में हथियार रहना बहुत जरूरी है। और तुम लोग का हथियार अभी क्या है? तुम लोग का नोट्स। इधर उधर ना करो, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, पहला टॉपिक है वो है ऊर्जा का प्रवाह। यानी रे, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह। प्रवाह मतलब क्या होता है? प्रवाह मतलब क्या होता है? ऊर्जा मतलब समझ लीजिए, जब खाइए पी लो उसमें जैसे खाना पीना खाएं उससे जो मिल रहा है वही कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। लेकिन प्रवाह मतलब क्या होता है? तुम लोग कभी नदी किनारे गई हो कि नदी धारा एकदम बहता है तो नदी की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित मतलब अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ जाती है, 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 ये होती है ना। अब देखो, अगर जितना नदी का पानी या पानी यहाँ है उतने यहाँ जाता है क्या? जाता है यहाँ क्या? कुछ जाता है। फिर यहाँ देखो, अगर मान लो यहाँ गड्ढा है, फिर गड्ढा भरेगा तब ना पानी जाएगा रे। गड्ढा भरा, उस गड्ढा से पानी अगर उपचा तो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ भी गड्ढा है तो यहाँ भी गड्ढा भरेगा तब जाके पानी जितना ज़्यादा होगा वो जाएगा। फिर गड्ढा भरेगा, फिर जितना ज़्यादा पानी होगा वो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रवाहित हो रहा है। तो ठीक उसी तरह ऊर्जा का भी प्रवाह होता है। अब कैसे? तो सीखो। जैसे ये एक सूर्य देवता है ना, ये एक सूर्य देवता है। हाँ, अपना नोट्स दे देंगे दूसरे को। और ये है सूर्य देवता है ना, ये क्या है? पेड़ पौधे है ना, ये पेड़ पौधे। यहाँ से क्या किए? पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश लिया, जड़ से जल और खनिज लवण लिया, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और इसके पत्ती में क्लोरोफिल रहता है। ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाया। हालांकि ये यूज कितना करता है? 1%। सूर्य के प्रकाश का 1% का यूज करता है ना। सपोज ये भोजन बनाया, कितना भोजन बनाया? ठीक है, अब इससे भोजन कौन लेगा? जैसे ये कोई है हिरन, क्या है रे? हिरन ले लिए, हिरन ले लिए, ठीक है ना, हिरन ले लिए। हिरन ठीक है कि दूसरा बदल दे? हिरन ठीक है, दूसरा बदल दे क्या? कि हिरन ही ठीक है? चलो देखते हैं, हिरन नहीं, यहाँ लेते हैं ग्रास होपर, टिड्डा जिसको बोलते हैं, ग्रास होपर ले लेते हैं। ग्रास, ए लिखाओ ना ग्रास भाई, ग्रास होपर, हाउपर, ग्रास हाउपर। थोड़ा बहुत लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन देखना ये है ग्रास होपर। ठीक है, अब इससे भोजन ये लेगा। ठीक है, अब ग्रास होपर खाया ना रे। अब पहली बात, कोई भी भोजन खाता है क्यों खाता है? जो ऊर्जा है, ऊर्जा उसको चाहिए, ऊर्जा की क्षतिपूर्ति के लिए भोजन खाएगा न रे। अब भोजन खाया, अब कभी कभी नहीं होता है कि अगर मान के चलो सुबह खाएं, दोपहर में भी खाना रहता है, लेकिन सुबह ही हुमस के खा लिए तो दोपहर में ओ तुरिक ला गई, अभी पेट भर ले रहा, नहीं खाएंगे अभी। पेट भरने मतलब ऊर्जा है ये है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, ऊर्जा अब मतलब जितना चाहिएगा उतना से ज़्यादा भी हो जाता है। पहले ऊर्जा जितना चाहिए उतना लेगा, उसके बाद अगर ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कम ऊर्जा, मान के चलो हम खाते हैं, कितना रोटी खाते हैं? अरे 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, हमको 1 रोटी दे दे, रोटी नहीं हो दे तो ये चलेगा। ठीक है, हालांकि सपोज हमको खाते हैं ज़्यादा 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी मेरा मैक्सिमम है, 2 रोटी, ज़्यादा 2 रोटी खाएंगे। और कोई अच्छा अगर शाकाहारी भोजन है, उसमें अगर दूध दही है और थोड़ा सब्जी उब्जी अच्छा सब्जी है, वो नहीं कि थोड़ा मांसाहारी वाला भोजन, वो नहीं, शाकाहारी भोजन है तो उसमें थोड़ा 2 से 3-4 रोटी खा लेंगे।
लेकिन ज़्यादा 2 रोटी खाएंगे। बाकी लोग पेट देखती है रे। तो 2 रोटी खाते ज़्यादा। अगर हमको एक ही रोटी दे तो जितना हमको ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा मिलेगा नहीं। 2 रोटी खाएंगे, जितना ऊर्जा चाहिए उतना, चलो फिट है भाई। 2 से ज़्यादा खाएंगे तो ये फिट है, लेकिन ऊर्जा ज़्यादा मत लगाइए, ठीक है। तो पहले मेरे शरीर को जितना ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा तो हम लेंगे, उसके बाद जो ज़्यादा बना कहीं अगर इकट्ठा करके रख देंगे। जैसे चौरे कुटवाते हैं, साल भर में खपत होता है मान के चलो कि 6 कुंटल किसी के यहाँ। अब तुम लोग को तो पता नहीं होगा, तुम लोग खाली गलिए खलिए, वो मम्मी पापा का हिसाब रहता है कि साल भर में कितना चावल मतलब कुटवाएंगे जो कि साल भर निपट जाएगा। सपोज किसी के यहाँ 5 कुंटल होता है, वो देखना 5 कुंटल क्या 5 कुंटल तो पहले इकट्ठा करके रखेगा, ज़्यादा रहेगा ज़्यादा इकट्ठा करके रखेगा। क्यों रखता है? अगर 5 कुंटल तो खपत है, ये है, ज़्यादा अगर कोई मांगेगा दे देंगे ना, ज़्यादा अगर कोई मांगेगा दे देंगे, तो ज़्यादा कितना रहेगा? 5 कुंटल और ज़्यादा रखेगा नहीं ना। अगर 5 कुंटल और ज़्यादा रखेगा तो 2 साल का हो गया न रे। ज़्यादा कितना 50 किलो, 1 कुंटल ज़्यादा रखेगा कि हाँ भाई किसी को, जैसा कि फुआ दीदी के ना चले कुंटल दे दीजिए फुआ दीदी का, लेकिन पहले अपना जो साल भर में खपत है वो रख के उसके बाद देता है फुआ दीदी को। क्या 5 कुंटल फुआ दीदी को देगा? देगा क्या? नहीं, ठीक है। तो ये होता है पहले इसमें देखो, ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद ये खाया ग्रास ऊपर, ठीक है, ग्रास ऊपर खाया, ठीक है, ग्रास ऊपर खाया। अब ये पहले अपना भरण पोषण करेगा, जितना उसको ऊर्जा चाहिए उतना। उसके बाद फिर अगर इस ग्रास ऊपर कोई खाया, जैसे मेढक खा लिया, कौन खा लिया रे? मेढक खा लिया, मेढक को इस ग्रास ऊपर से ऊर्जा मिल गया, ठीक है। कितना मिला अभी बताएंगे। फिर इस अगर मेढक को कोई सांप खा लिया, सर्प होता है ना रे, सर्प खा लिया, इसमें भी ऊर्जा जाएगा, लेकिन सर कितना जाएगा वो देखेंगे। सपोज अगर यहाँ ये जो है ना 10,000 कैलोरी इसके पास ऊर्जा है, पादप के पास अगर 10,000 कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है, 10,000 कैलोरी ऊर्जा है, तो इसके पास जो जाएगा ऊर्जा ना, इसका 10% जाएगा, क्योंकि सबको रखता है। अभी बताया ना कि अगर खपत 5 कुंटल है तो वो 6 कुंटल अगर कुटवाता है तो वो जो 6 कुंटल एक्स्ट्रा जो चावल है वही देता है। तो अगर इसके पास जो ऊर्जा है वो 10 कैलोरी का ऊर्जा है, 10,000 कैलोरी का ऊर्जा है, तो इसका 10% ऊर्जा इसमें जाएगा। अगर ये ग्रास ऊपर इस पेड़ पौधे को खाता है, घास को खाता है, तो इसका 10% ऊर्जा इसके पास जाएगा। क्या परसेंट निकालने आता है? देखो 10,000 का 10% निकालो, 10,000 का 10% निकालो, 10/100 होगा ना, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना आ गया? 1,000। तो इसके पास कितना ऊर्जा जाएगा? 1,000, ठीक है। यानी इसका 10% इसके पास गया, ठीक है। यहाँ ऊर्जा था प्रवाहित होकर कितना परसेंट? 10%। फिर इस ग्रास ऊपर को मेढक खा लिया, तो इसके पास भी कितना ऊर्जा जाएगा? 10% जाएगा। कितना जाएगा? 10% जाएगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? कितना होगा? 100। इसके पास है 100 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। फिर अगर मेढक को सांप खा लिया तो इसके पास कितना ऊर्जा जाएगा? कितना जाएगा रे? 10। कितना जाएगा? 10। अब इस मेढक को अगर कोई गिद्ध खा लिया, मेढक को नहीं सांप को, गिद्ध खा लिया, तो इसके पास कितना ऊर्जा जाएगा? 1%। कितना जाएगा? 1%, ठीक है। तो ये एक पोषी स्तर है, ये भी 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 एक पोषी स्तर है, नहीं है? कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये पोषी स्तर है। इसका क्या नाम है? प्राथमिक पोषी स्तर। इसको बोलते हैं द्वितीयक पोषी स्तर, इसको बोलते हैं तृतीयक पोषी स्तर, इसको चतुर्थ पोषी स्तर, इसको पंचम। आगे बोलो। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना % ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है? 10%। कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट रे? 10%। 10% यहाँ भी, 10% यहाँ भी, और 10% यहाँ भी, ठीक है, और 10% यहाँ भी, ठीक है। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना % ऊर्जा का प्रभाव होता है? 10%, ठीक है। अच्छा, ये एक दिशा में हो रहा है कि सभी दिशा में हो रहा है? एक दिशा में हो रहा है, ठीक है। अब ये 10% पर एक पोषी स्तर से जो दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का असंतरण होता है या असंतरण होता है, इसे ही कहा जाता है लिंडमान का नियम, या इसे ही कहा जाता है ऊर्जा का प्रभाव। ऊर्जा का प्रभाव नहीं हो रहा है क्या? यहाँ ऊर्जा था 10,000, यहाँ से गया कितना? 1,000, फिर यहाँ से गया 100, फिर 100 से 10, 10 से 1, तो ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है ना। तो यही है ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव, समझी? इसको लिंडमान का नियम भी कहते हैं, लिंडमान, लिंडमान का नियम भी कहते हैं, ठीक है, लिंडमान का नियम भी कहते हैं। पूछेगा कि लिंडमान के नियम में
प्रथम पोषी स्तर से द्वितीय पोषी स्तर में या प्रत्येक पोषी स्तर में कितना % ऊर्जा का संतरण होता है? कितना %? 10%। लिंडमान के नियम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है कि बहुदिशीय होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? कैसा होता है रे? ठीक है, एक दिशीय होता है। ये तो रहा कि ऊर्जा का बात। अगर ऊर्जा रहेगा 10% जाएगा, ऊर्जा रहेगा तो 10% जाएगा। ये क्या बताए थे हम? पेड़ पौधे हैं। अभी हम बताए थे, क्या बताए थे कि मम्मी पापा को हिसाब रहता है कि साल भर में चावल का कितना खपत है ना रे? अगर साल भर में चावल का कितना खपत है, ठीक है, कितना खपत है, तो अगर मान के चलो कि अगर फसल बोया तो फसल में कभी कभी क्या होता है, कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं। ये फसल की गुणवत्ता सही नहीं रहती तो उस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए फसल में कुछ कीटनाशक भी, यानी जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उसको भगाने के लिए कीटनाशक भी देते हैं, और साथ ही साथ फसल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उर्वरक भी देते हैं। देते हैं फसल में उर्वरक भी देते हैं। वो उर्वरक हम लोग के लिए लाभदायक या हानिकारक? लाभदायक। चलो क्या बोलते हैं, तुमको हम चूहा मार का दवा देते हैं खाने के लिए, बाकी लोग ये बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी बात और कोई लेना देना इसका नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये देखिए कोई क्लिप काट के अब चलाइएगा, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बात हम बोल ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब देखो कि अगर मान के चलो कि खाद है, अगर मनुष्य खाएगा वो मनुष्य के लिए लाभदायक कि हानिकारक? हानिकारक है ना रे? तो वही खाद डायरेक्ट नहीं खा रहे, लेकिन पेड़ पौधे को दिए तो पेड़ पौधे उसी से ना अपना भरण पोषण किया और उसी का फल हम लोग खा रहे हैं। क्या उस फल में उर्वरक नहीं गया क्या? कीटनाशक नहीं गया क्या? तो वो कहीं ना कहीं हम लोग खा रहे हैं ना, तो वो हम लोग के लिए लाभदायक हानिकारक है? हानिकारक है ना। देखो ये ऊर्जा के केस में था कि 10% प्रभावित होती है, लेकिन यही जब जहर के केस में होगा तो ये इसका उल्टा कार्य करता है, इसका उल्टा कार्य करता है, ठीक है। अगर यहाँ जहर 1% है, इसमें 10% चल जाएगा, इसमें बढ़ जाता है, इसमें फिर यहाँ बढ़ जाता है, इसमें फिर बढ़ जाता है, इसमें फिर बढ़ जाता है, ठीक है। जहर की सांद्रता जो पोषी स्तर आगे बढ़ेगा उसमें जहर की सांद्रता बढ़ती जाती है। अगर प्राथमिक पोषी स्तर में 1% है, ये 1 लिखे हैं, 1% का सिंबल है, 1% है, तो द्वितीय पोषी स्तर में जहर की सांद्रता बढ़ती जाएगी, फिर तृतीय पोषी स्तर में जहर की सांद्रता बढ़ती जाएगी, फिर चतुर्थ पोषी स्तर में जहर की सांद्रता बढ़ती जाएगी, फिर फोर्थ पोषी स्तर में जहर की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो जहर की सांद्रता के केस में क्या है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जहर की सांद्रता बढ़ती है, लेकिन ऊर्जा के केस में है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा जाता है वो मात्र 10% जाता है। कितना % जाता है? 10%, ठीक है। कितना जाता है? 10%। समझी रहे बाकी लोग? चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, अच्छा हम लोग क्या है? मनुष्य। अगर यहाँ मान के चलो बकरी ही खाया, ये बकरी है, पेड़ पौधे को बकरी ही खाया, अब इस बकरी को मनुष्य खा लिया, तो बताओ मनुष्य के लिए किसको खाना लाभदायक रहेगा? बकरी को खाना ज़्यादा लाभदायक है कि पेड़ पौधे को खाना ज़्यादा लाभदायक है? बताओ दोनों, बकरी को खाना ज़्यादा लाभदायक है कि पेड़ पौधे को खाना ज़्यादा लाभदायक है? क्या खाएंगे कि ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, बकरी को या पेड़ पौधे को? है यहाँ 10,000 कैलोरी ऊर्जा है, यहाँ से 10% जाएगा 1,000 होगा। अब इसको खाएंगे तो हमको मिलेगा 100 कैलोरी ऊर्जा, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट खाएंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? 1,000 मिलेगा। तो क्या खाना लाभदायक है, पेड़ पौधे की बकरी? पेड़ पौधे, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को, ये प्राथमिक उत्पादक को खाना। उत्पादक है रे, ये उत्पादक है या तो प्रथम पोषी स्तर है ना, उत्पादक को ही तो कहते हैं प्रथम पोषी स्तर। उत्पादक को खाना मनुष्य के लिए ज़्यादा लाभदायक है या फिर जो उपभोक्ता है उसको खाना मनुष्य के लिए ज़्यादा लाभदायक है? यानी प्रथम पोषी स्तर को खाना मनुष्य के लिए ज़्यादा ऊर्जा देने वाला बात है, या फिर जो द्वितीय पोषी स्तर है उसको खाने में मनुष्य को ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा? प्रथम पोषी स्तर को। तो हम लोगों को भोजन कैसा करना चाहिए, सात्विक कि मांसाहारी? सात्विक मतलब जो संत लोग करते हैं वैसा भोजन, जो शाकाहारी भोजन करते हैं उसके लिए बोल रहे हैं। तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, शाकाहारी या मांसाहारी? शाकाहारी। जो शाकाहारी है वो डायरेक्ट देखो हम लोगों से ज़्यादा ऊर्जा ले रहा है, और जो मांसाहारी है मतलब सब कुछ खाते हैं, अगर कोई मांसाहारी भोजन खाया और कोई शाकाहारी भोजन खा के आ रहा है तो कौन ज़्यादा ऊर्जा लेके आ रहा है, मांसाहारी वाला कि शाकाहारी वाला? शाकाहारी वाला।
ठीक है, तो शाकाहारी वाला है। तुम भी खाती हो क्या? नहीं ना, ठीक है, देवी लोग हो, और जो खाता है वो सब राक्षस लोग हैं न रे। जो नहीं खाती हो वो देवी लोग है, ठीक है, देवी लोग है, और जो खाता है वो दानव सब है। हम नहीं खाते हैं कौन बोला रे हम खाते हैं? हम नहीं खाते हैं नहीं चलो, जो मतलब सात्विक भोजन खाता है उसको ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, और जो अगर मांसाहारी भोजन खाता है, समझ लो कैसे, कितना प्रोसेस से होकर गुजरा होगा, कितना प्रोसेस से होकर गुजरा होगा, तब देखिए भोजन, तो कितना % ऊर्जा मिला होगा। ठीक है, तो इसमें इस लाइक देखो, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लिंडमान के नियम के अनुसार प्रथम पोषी प्रत्येक पोषीय स्तर में कितना % ऊर्जा का ट्रांसफर होता है? 10%। अब किसने दिशा में होता है? एक दिशीय। समझी? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? आप लोगों को कोई दिक्कत है यहाँ? बताइए, यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत है? नहीं? अगर दिक्कत है तो बोलिए कमेंट करके, और नहीं तो इसमें जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलो, अब अगला टॉपिक है जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन। लेकिन जैव आवर्धन को पढ़ने से पहले जो मानव और पर्यावरण है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, या अपशिष्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव और पर्यावरण वही अपशिष्ट के बारे में ही है, तो अपशिष्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे जैव आवर्धन पे। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो अपशिष्ट। अपशिष्ट, ठीक है, उसके बाद जैव आवर्धन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपशिष्ट पढ़ लो, उसके बाद फिर जैव आवर्धन सब अच्छा तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अब अपशिष्ट क्या है? अपशिष्ट बोले क्यों समझ में आ रहा है? अगर अपशिष्ट बोले कुछ समझ में आ रहा है? जो बेकार है। बेकार मतलब क्या? अगर हम कहें, देख लो यहाँ, आप लोग को भी दिखा देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा अभी इकट्ठा होगा तब ना रे, पकड़े वो नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए, ये सभी इंक का डिब्बा है, और भी गिर गया है, अब बहुत हम फेंक दिए न रे, अभी और भी है 2-4 ठो उधर। अब अट नहीं रहा है तो कहाँ से दिखाएंगे न रे, अब अट नहीं रहा है। ये सभी इंक का डिब्बा है, दिख रहा है आप लोग को? ये सभी इंक का डिब्बा है। अगर इसमें इंक था तो मेरे लिए यूज़फुल था, मतलब उपयोगी था। अब इसमें इंक नहीं है, तो ये जो डिब्बा है ये मेरा क्या काम का है? कुछ काम का है? नहीं। कुछ काम का है? नहीं। ठीक है, अच्छा, ये जो डिब्बा उत्पन्न हुआ है, पहले इंक था तो मेरे लिए यूज़फुल था। क्या? इंक या डिब्बा? इंक के साथ साथ डिब्बा भी था, क्योंकि डिब्बा नहीं था तो इंक रखते। ठीक है, इंक था। अब यहाँ देखो, ये जो डिब्बा खाली हुआ है तो क्या स्वतः खाली हो गया है? नहीं ना, क्रियाकलाप किए मानव, और क्रियाकलाप कौन किया? हम क्या है? मानव। तो मानव के क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न कूड़ा और कचरा को ये क्या कहा जाता है? अपशिष्ट। ये क्या है? अपशिष्ट। ये जितना भी है क्या रे? अपशिष्ट। गिर गया, ये सभी क्या है? अपशिष्ट। ठीक है, देखिए आप लोग में जिसको भी चाहिए होगा ये अपशिष्ट बोल दीजिएगा, ठीक है, और एड्रेस भेज दीजिएगा, हम आप लोग को अपशिष्ट प्रोवाइड करवा देंगे ना रे और जो भी मतलब कलाकारी करने जानते होंगे कि अपशिष्ट से कोई भी अपशिष्ट है उससे कोई डेकोरेशन बनाने के लिए जानते होंगे, तो यहाँ पड़ा हुआ है बहुत सारा वहाँ भी है, तो जिसको भी चाहिए होगा बोल दीजिएगा, बता देगा, भिजवा देंगे। ठीक है, अब देखो अपशिष्ट के बारे में चर्चा की है कि मानव क्रिया जो भी अपशिष्ट निकलता है, जैसे घरे में अगर मान के चलो सब्जी लाएँ, या सपोज केला खरीद के लाए, तो क्या पूरा केला खा जाता है? उसका छिलका उतर के खाते हैं। केला खाएं, उसका जो छिलका निकला वो क्या है? अपशिष्ट, कूड़ा कचरा ही था, तो बस उसी कूड़ा कचरा को अपशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, अब गाय भूसा खाई या फिर फसल उगाए, फसल में देखना कि वो जो जितना भी फसल में भूसी क्या आता है, भूसा उसा जो आता है वो क्या आता है? अपशिष्ट ही है। उस अपशिष्ट का उपयोग भी होता है न रे। फसल को निकाले, फसल निकालने के बाद जो बचा वो क्या है? अपशिष्ट ही है। वो गाय माल को खिलाते हैं, गाय माल फिर गोबर करती है, वो क्या है? अपशिष्ट ही है कि नहीं है? अपशिष्ट है। तो अगर अपशिष्ट को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? तो मानव क्रियाकलापों के द्वारा, जैसे ये डिब्बा अभी दिखाएं तो हम मानव थे, क्रियाकलाप किए मतलब इंक निकाले, पढ़ाए लिखाएं, जबकि इंक खाली हुआ, डिब्बा मतलब बन गया, तो कूड़ा कचरा है। तो मानव क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न कचरा या उत्पन्न कूड़े कचरे को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? अपशिष्ट। अब मार्कर कहाँ रखे हैं? अपशिष्ट। लिख लेगी तो लिखना होगा अपशिष्ट किसे कहते हैं, तो लिखेंगे मानव। ये लिखे वो नहीं करता है। ये गाड़ी वाला जो है ना, पता नहीं जब से यहाँ आया है तब से 4 बार चक्कर लगा दिया है। मानव क्रियाकलापों के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा, कलापों के द्वारा उत्पन्न कूड़े कचरे को, उत्पन्न कूड़े कचरे को, कूड़े कचरे को, कचरे को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट कहा जाता है। अपशिष्ट कहा जाता है। ये लिखा हो अपशिष्ट। अपशिष्ट कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अपशिष्ट कहा जाता है। जैसे में हम लिख रहे हैं, जैसे में हम लिख रहे हैं, एक तो लिखे गोबर, ठीक है, भूसा लिखे, केला का छिलका लिखे, केला का छिलका लिखे, ठीक है, ये लिखे जैसे में केला का छिलका लिखे। उसके तो और लिख रहे हैं, अगर मान के चलो गए दुकान या हटिया बाजार गए, जो मांसाहारी भोजन खाता है, मीट मछली लाता है, तो किस में लाएगा? पॉलीथीन में। तो प्लास्टिक, प्लास्टिक लाता है ना रे? बोलने के राक्षस नहीं, राक्षस हो रे राक्षस नहीं है वो। प्लास्टिक, शीशा जो ऐन देखते हैं, ठीक है, शीशा न रे। और सेंट गम का वारा जी न रे। एरोसोल, वो सभी एरोसोल का बनता है, एरोसोल, एरोसोल, ठीक है, एरोसोल। ये सभी उदाहरण है अपशिष्ट का। ये सभी क्या है? अपशिष्ट का उदाहरण है। अच्छा ध्यान से देखना, हम यहाँ एक बगल लिखे गोबर, भूसा, केला का छिलका, एक बार लिखे प्लास्टिक, शीशा, एरोसोल, और भी आएगा लेकिन बस 3 ठो समझने के काफ़ी है। ये सभी अपशिष्ट है। अच्छा ध्यान से देखो, क्या अगर गोबर को अगर सड़ाया गलाए, क्या नया पदार्थ उत्पन्न हो सकता है? हो सकता है। भूसा से मतलब इसको सड़ा गला सकते हैं, केला का छिलका सड़ा गला सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को सड़ा गला सकते हैं क्या? नहीं। शीशा को, एरोसोल को नहीं। तो देखो ये है कि इसको सड़ा गला करके नए पदार्थ बना सकते हैं, और इसको अपघटित कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सर इसको अगर सड़ा गला करके नया पदार्थ बना सकते हैं, इसको क्या कहेंगे? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कहेंगे। जैव मतलब क्या होता है? सजीव के द्वारा जो उत्पन्न होता है। निम्नीकरण मतलब जिसको अपघटित किया जा सके, उसे क्या? निम्नीकरण। और इसको बोलेंगे जैव अनिम्नीकरण, मतलब जिसको अपघटित ना किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, अपशिष्ट। समझी? तो अपशिष्ट कितना पदार्थ, कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। तो एक तो होगा जैव, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, निम्नीकरण, निम्नीकरण अपशिष्ट। एक बाकी लोग यहाँ देखने के अपशिष्ट। एक तो होता है अजैव, क्या होता है रे? नहीं, जैव अनिम्नीकरण होता है, अजैव नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण होता है, अनिम्नीकरण होता है, अनिम्नीकरण अपशिष्ट होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसका परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कि ऐसे पदार्थ जिसको अपघटित करके पुनः उपयोग में लाया जा सके, ऐसे पदार्थ जिसको अपघटित करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सके, यही रे? इसलिए देते हैं ऐसे पदार्थ जिसको अपघटित करके, ऐसे पदार्थ या ऐसे अपशिष्ट भी लिख सकती हो, ऐसे अपशिष्ट भी लिख सकती हो। क्या लिखते हैं? अपशिष्ट लिख, पदार्थ लिखते हैं, ऐसे अपशिष्ट, अपशिष्ट लिख देते हैं, अपशिष्ट है। ऐसे अपशिष्ट जिसको अपघटित करके, ऐसे अपशिष्ट जिसको अपघटित करके, जिसको अपघटित करके, अपघटित करके पुनः उपयोग में लाया जा सके, पुनः उपयोग में लाया जा सके, उपयोग में लाया जा सके, लाया जा सके, सके एक यहाँ दिखाएंगे सके, कोमा उसे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं, निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। करणीय की करण? अरे करण, अरे ले करणीय, करणीय,
अपशिष्ट कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। यह देखो, जैसे मैं देखो ऊपर लिख दिए हैं, जैसे मैं देखो ऊपर लिख दिए, जैसे मैं ऊपर लिख दिए, ठीक है। चलो आगे देखो, अब लिखेगा अजैव निम्नीकरणीय, अजैव अनिम्नीकरणीय। क्या लिखेंगे? ऐसे अपशिष्ट जिसको अपघटित नहीं किया जा सके, एक लिखनी, ऐसे अपशिष्ट जिसको अपघटित, एक लिखो पहले, जिसको लिखेंगे तब ना, जिसको जिसको अपघटित, अपघटित लिखाओ, अपघटित नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, जा सके कोमा उसे, उसे जैव अनिम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं, एक अपशिष्ट कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। पता समझ में आया? अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यदि में कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल ऊपर में लिखे हैं, गोबर भूसा केला का छिलका, पूछेगा कैसा अपशिष्ट है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। पूछेगा कि प्लास्टिक शीशा एरोसोल कैसा अपशिष्ट का उदाहरण है? समझी? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलो अब अगर यहाँ से मूव करते हैं जैव आवर्धन पे तो समझ में आ जाएगा। इसी के बाद एक टॉपिक कचरा प्रबंधन, उसको देख ले क्या, इसे रिलेट कर लेते हैं, कचरा प्रबंधन। ठीक है, पहले यहाँ तक में कोई दिक्कत है बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जिसको लिखना है लिख लीजिए। चलो रे, अब है जो जैव आवर्धन छोड़े थे, वो जैव आवर्धन पहले पढ़ना है कि पहले कचरा प्रबंधन पढ़ना है? कचरा प्रबंधन देख लो, कचरा प्रबंधन है क्या रे? अब अगला टॉपिक है कचरा प्रबंधन है। कचरा तुम लोग को दिखाई दिया, अब प्रबंधन मतलब क्या होता है? उसका निपटारा करना, ठीक है, निपटारा करना। कचरा को निपटारा करना ही कचरा प्रबंधन कहलाता है। तो कचरा को निपटारा कैसे करेंगे? अगर इटू कचरा वहाँ है, इटू कचरा वहाँ है, तो निपटारा कर लेंगे? नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको एकत्रित करते हैं। और एकत्रित करने के बाद क्या करते हैं? चलो भाई एकदम गोल से खुश देंगे, क्या निपटारा हो जाएगा? नहीं, उसके लिए कोई ना कोई तरीका लगाते हैं। अब कौन तरीका? और जो तरीका लगाते हैं उसको बोलते हैं वैज्ञानिक तरीका। तो कचरा को पहले क्या करेंगे? एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद वैज्ञानिक तरीके से निपटारा, समायोजित रूप से या समुचित रूप से, मतलब पूरा पूरा खलास करना ही क्या कहलाता है? कचरा प्रबंधन कहलाता है। जैसे सपोज कोई कचरा यहाँ है, तुम लोग कहीं घूमने गई होगी तो इस तरह का कार्टून, मतलब कूड़ादान देखी होगी। एक लिखा था गीला कचरा, एक लिखा गीला कचरा, एक लिखा सूखा। न रे, गीला सूखा का तात्पर्य है कि इसमें वही कचरा डालो जो कि सड़ गल जाए, ठीक है। और इसमें सूखा मतलब क्या? जो सड़े गले नहीं, न रे। इस तरह से अगर कोई गीला कचरा है तो उसको अलग में डालो, जो जहाँ डस्टबिन बना है उसको अलग डस्टबिन में, और जो सूखा कचरा है तो सूखा वाला डस्टबिन में डालो। अब बहुत विद्वान ऐसे भी होते हैं, गीला सूखा करते हैं, फेंक दे जनी में तनी में, न रे। बहुत ऐसा भी विद्वान होता है जो कि जिसमें मन हुआ उसमें फेंक दिया देता है, ठीक है। अब अगर बहुत विद्वान ऐसा भी हुआ कि जो जिसमें मन हुआ उसमें फेंक दिया। अगर सपोज इसी में सूखा कचरा भी फेंक दिया तो पहले क्या होगा? गीला को अलग करना पड़ेगा, सूखा को अलग करना पड़ेगा, न रे। और जितना जितना कूड़ादान है, सपोज एक तो ये शहर में है, एक तो ये शहर में, एक तो ये शहर में है, अरे ये घर में है, ये घर में, वो घर में, 3-4 तो घर है, पहले एकत्रित करेगा। एकत्रित करने के बाद इसको वैज्ञानिक तरीके से क्या करेगा? समुचित रूप से निपटारा करेगा। इसी को कहा जाता है कचरा प्रबंधन। तो क्या लिखेंगे? कचरा को एकत्रित कर। आगे हो गया तो क्या करेंगे रे? कचरा को एकत्रित कर, कचरा को एकत्रित, सुनो ना, कचरा को एकत्रित कर, एकत्रित कर वैज्ञानिक तरीके से। याद देख, वैज्ञानिक तरीके से उसका क्या करेंगे? उसका समुचित रूप से, याद देख, समुचित रूप से क्या करेंगे रे? निपटारा करेंगे। निपटारा करना ही, या देख,
करना ही कचरा प्रबंधन कहलाता है। कचरा प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन एक या देख प्रबंधन कहलाता है। कहलाता है। अब शांत रहो, देखो डेफिनेशन, नोट्स में डेफिनेशन शायद यही होगा लेकिन देख लो एक बार। कचरा को एकत्रित कर वैज्ञानिक तरीके से उसका समुचित रूप से निपटारा करना क्या करता है? कचरा प्रबंधन। समझिए, समझी रे? अब इसके ए शांत रहो। उसके बाद है शांत रहो रे। उसके बाद टॉपिक है जैव आवर्धन। क्या रे? जैव आवर्धन। आवर्धन, जैव आवर्धन है टॉपिक। अभी जब हम जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण बताए थे तो अजैव निम्नीकरण में बताए थे कीटनाशक सब, वो कीटनाशक सब अजैव निम्नीकरण ही है। ठीक है, कीटनाशक सब अजैव निम्नीकरण ही है। और जब हम बता रहे थे क्या रे? ऊर्जा का प्रभाव, तो वहाँ हम बताए थे कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जहर जो है ना बहुत तेज़ी से फैलता है। बहुत तेज़ी से फैलता है। यानी एक पोषी स्तर से जहर जो है यानी DDT, जहर क्या है? जैव निम्नीकरण की जैव अनिम्नीकरण है? जैव अनिम्नीकरण है। यानी एक पोषी स्तर से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का या जैव अनिम्नीकरण का दूसरे पोषी स्तर में सांद्रित रूप से सांद्रित होकर बढ़ना ही क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। जैव आवर्धन कहलाता है। जैसे देखना कि अगर कोई व्यक्ति अगर पॉइजन यानी DDT या उस सब का उपयोग करता है तो उसमें देखना बहुत तेज़ी से वो फैल जाता है। नरे जहर का उपयोग करता है वो बहुत तेज़ी से फैल जाता है। नहीं फैलता है? फैल जाता है। तो उसकी सांद्रता जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है तो उसकी सांद्रता मतलब एकाएक बढ़ जाती है। उसे कहा जाता है जैव आवर्धन। तो इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि एक पोषी स्तर से एक पोषी स्तर से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का जैव अनिम्नीकरण की बात चोगे। अनिम्नीकरण पदार्थ का दूसरे पोषी स्तर में है गे पोषी स्तर में है। देखो दूसरे पोषी स्तर में सांद्रित होकर बढ़ना ऐसा ना करे, बढ़ना ही जैव आवर्धन कहलाता है। जैव आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। क्या लिखें कि एक पोषी स्तर से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का, यहाँ से छूट गया है, एक पोषी स्तर से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का दूसरे पोषी स्तर में सांद्रित होकर बढ़ना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। समझी? जैव आवर्धन कहलाता है। इस परिभाषा को लिख लो क्योंकि जो नोट्स में परिभाषा दिए होंगे ना वो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए लिख लो। ये देखो कोई दिक्कत है? आप लोगों को कोई दिक्कत है? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसका एक और टॉपिक है ओजोन परत का अपक्षय, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो, एक और टॉपिक है ओजोन परत का अपक्षय। नरे ओजोन परत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओजोन परत के बारे में पढ़ना है। हे याद देखिए यहाँ ये है धरती माता। धरती माता यानी पृथ्वी है। ये है आकाश है ना रे? कितना बना रे? आकाश मतलब अरे आसमान रे। ठीक है, आकाश है। ये है, यहाँ से देखो ये एक है पट्टी, समझी? ये एक है पट्टी। ये पट्टी जो है ये पृथ्वी से 15 किलोमीटर है ऊंचाई पे। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। ये जो पट्टी है ये पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितना ऊंचाई पर है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई। सब कुछ ठीक है ना रे? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब देखो ये है पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पृथ्वी पे हम ही लोग कोई है। ठीक है, एक तो यहाँ हम भी है, थोड़ा बहुत साइड में जो भी है।
अरे हम ही लोग सब है, ठीक है। नहीं तो जो ये लड्डू है, लड्डू है, इनको क्या बताते हैं, चलो जो भी है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ गुड्डा गुड्डी रे, भूल गए थे, गुड्डा गुड्डी है। ये है 15 किलोमीटर, ये जो है यहाँ देखो, ये नीचल का जो लाइन है 15 किलोमीटर है, ये ऊपर का जो लाइन है 50 किलोमीटर। हम पूछे कि इसके बीच में ये कितना है, देखो बेटा कितना किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है। तो इस 35 किलोमीटर को बोलते हैं ओजोन, यानी क्या बोलते हैं रे, ओजोन परत। क्या बोलते हैं, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन परत। इसको थोड़ा नाम देते हैं यहाँ, ठीक है, ओजोन परत है। ये क्या है, ओजोन परत। इसी ओजोन परत में सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण यह अपक्षय हो रहा है, यानी इसी ओजोन परत का सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अपक्षय हो रहा है, मतलब टूट भंग रहा है। तो कैसे, जैसे ये सूर्य है, सूर्य देवता है, ठीक है, ये एक सूर्य है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है देखो, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये स्वच्छ है, तो जितना भी हानिकारक पराबैंगनी किरण रहता है तो वो फिल्टर करके सूर्य की रोशनी को जो भी हम लोग को उपयोगी चाहिए वो हम लोग के तक पहुँचाता है। लेकिन हम लोग तो इतना सभ्य है नहीं, सभ्य है लेकिन सभ्य होने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि अभी के दौर में, जैसे कि कुछ दिन के बाद ठंडी का मौसम या गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम आएगा, तो हम लोग फ्रीज का यूज करेंगे। अब फ्रीज में जो कूलिंग करने के लिए, फ्रीज तो नहीं हुआ है, फ्रीज में कूलिंग करने के लिए, शांत रहो, ये फ्रीज, स्पेलिंग देख लेना। फ्रीज में कूलिंग करने के लिए CFC का उपयोग करता है। सर ये CFC क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक होता है FC का मतलब होता है फ्लोरोकार्बन, ठीक है, FC का मतलब क्या होता है, फ्लोरोकार्बन। ये इतना ना खतरनाक गैस है, ये इसका यूज बारंबार करने से इस परत में, ये पूरा जो पट्टी है इसमें छेद हो गया। अब जब इसमें छेद होगा तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण जो है पृथ्वी पर पड़ेगा, और जैसे पृथ्वी पर पड़ेगा तो पृथ्वी पर जितना जीव है उस पराबैंगनी किरण के कारण पृथ्वी पर जितने भी जीव है उन सभी जीव को त्वचा से रिलेटेड बीमारी होना शुरू हो जाएगा, जैसे त्वचा कैंसर हो जाए और भी बहुत सारी बीमारी, मोतियाबिंद हो जाए, ये सभी बीमारी होना शुरू हो जाएगा, ये सभी बीमारी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ओजोन परत का जो ओजोन परत है उसका अपक्षय मनुष्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक है, हानिकारक है। तो ये होता कैसे है, तो फिर ओजोन परत का अपक्षय होने का क्या कारण है, तो ओजोन परत का अपक्षय होने का मुख्य कारण जो है वो FC है और CFC है, ठीक है। इसी के कारण ओजोन परत में अपक्षय हो रहा है, यानी उसमें छेद हो रहा है। और ये छेद हो भी चुका है, कहाँ हुआ है, तो अंटार्कटिका में हुआ है। कहाँ हुआ है, अंटार्कटिका, देखना अंटार्कटिका, देखो हुआ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक जगह है, वहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हुए वैज्ञानिक लोगों ने, जितना भी पूरे देश का वैज्ञानिक है, उसने एक सभा किया। तो सभा में निष्कर्ष क्या निकाला कि 1986 तक जितना भी ये फ्लोरोकार्बन, 1986 तक जितना भी फ्लोरोकार्बन का उपयोग हुआ था उतने तक में सीमित रखा। 1986 के बाद ये CFC और FC कार्बन का उपयोग पे रोक लगा दिया, ठीक है, रोक लगा दिया, ताकि इसका उपयोग नहीं होगा, तो अगर उपयोग नहीं होगा तो इसमें क्षति नहीं पहुँचेगा, ठीक है। इसमें ये सबमिट मतलब मीटिंग हुआ था, जिसको बोलते हैं UNEP, क्या बोलते हैं, UNEP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड होता है, यूनाइटेड नेशन हुआ, और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोग्राम है गे, प्रोग्राम PROGRAMME प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हुआ था, UNEP का प्रोग्राम हुआ था। इसी प्रोग्राम में 1986 तक जितना बना उतना ठीक है, उसके बाद फिर इस पर रोक लगा दिया, ठीक है, समझी। और पूछे कि ओजोन परत में जो छेद हुआ है वो किस जगह पे हुआ है, तो अंटार्कटिका है। कहाँ हुआ है, अंटार्कटिका नामक जगह पर, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई कितनी है, तो 35 किलोमीटर। पृथ्वी से कितना ऊंचा है, 15 किलोमीटर।
और कहाँ तक है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। समझी? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। ओजोन परत के अवक्षय होने का मुख्य कारण, यह मुख्य कारण क्या है? एफसी और सीएफसी। एफसी और सीएफसी के कारण ही ओजोन परत में अवक्षय देखने के लिए मिलता है। समझी? कोई दिक्कत? बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत? क्या दोनों कोई दिक्कत है? नहीं ना? ये था चैप्टर नंबर 8 जो कि आज पूर्णतः कंप्लीट हो गया। तो तुम लोग को बधाई हो, तुम लोग का बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गया। नरे बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तालियां बजा सकती हो। ठीक है, तालियां बजाने बोले हैं, डांस करने नहीं बोले हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। आएगे शांत रसूल। उसके बाद अब तुम लोग जो बोलेगी फिजिक्स तो फिजिक्स, नहीं तो एसएसटी मूव करने बोलेगी तो एसएसटी मूव करेंगे। ठीक है, और हिंदी तो बता ही दिए हैं कि हिंदी संडे संडे चलेगा। ठीक है, और संस्कृत कंप्लीट हो गया। ऑफलाइन के बच्चे जो 2027 में एग्जाम देंगे उसका संस्कृत कंप्लीट हो गया है, और आज बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है। मैथ में चैप्टर 5 लगभग कंप्लीट है, और अब एसएसटी शायद स्टार्ट करेंगे। ये तुम लोग का चर्चा अगर नहीं सर फिजिक्स पढ़ा दीजिए तो फिजिक्स पढ़ाएंगे ना। तो जो भी होगा अब से लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, आप लोग को भी लाइव कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली कक्षा में।